हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत धवन प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दो पार्ट हमने बताया था। और एलिमेंट्री कैनाल में हम आप लोगों को स्टमक के बारे में बताए थे। स्टमक के बारे में हमने बताया था कि स्टमक जो हमारा होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसा हमने बताया था कि कार्डियक, फंडिक और पाइलोरस 3 बताया था। हमने बताया था कि हम लोगों के स्टमक की जो इनर वॉल होती है उसमें क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप की सेल पाई जाती है। म्यूकस नेक सेल पाई जाती है, ऑक्जेनेटिक सेल पाई जाती है और चीफ सेल पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि म्यूकस नेक सेल से म्यूकस का सेक्रेशन होता है, ऑक्जेनेटिक सेल से HCl का सेक्रेशन होता है और चीफ सेल से आपकी एंजाइम बनती है। एंजाइम के बारे में हमने बताया था कौन कौन से एंजाइम बनती है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, चीफ सेल से। वो बनती है आपका पेप्सिनोजेन बनती है, प्रोरेनिन बनती है और एक आपका बनता है गैस्ट्रिक लाइपेज बनता है। ये 3 के बारे में हमने बता दिया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो लीवर पढ़ना है। लीवर के बारे में हम लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि लीवर के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और इसका क्या रोल होता है, काम क्या होता है। तो लीवर सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि लीवर के स्टडी को हम लोग हेपेटोलॉजी बोलते हैं। हेपेटोलॉजी बोलते हैं, हाँ। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी, यानी यकृत के अध्ययन को, यकृत के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को आगे चल करके कुछ ब्रांच के बारे में हम बताएंगे कि बायोलॉजिकल टर्म कुछ ब्रांच भी होते हैं। जैसे कि अभी हार्ट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। वैसे स्किन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लीवर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, वाटर की स्टडी को हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लीवर पढ़ रहे हैं, लीवर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। हेपेटो का मतलब क्या होता है, लीवर से रिलेटेड है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो लीवर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये जो लीवर है हम लोगों की बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथियां होती हैं। लीवर जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी इसके 2 लोब होते हैं। आपको यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये आपका राइट लोब है और ये आपका लेफ्ट लोब है। लोब मतलब क्या होता है, सिरा होता है। ये आपका मतलब बायां सिरा है और ये आपका दाहिना सिरा है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट लोब हो गया, और ये इधर वाला पार्ट आपका क्या हो गया, लेफ्ट लोब हो गया। अब उसके बाद ध्यान रखेंगे कि इसके पास ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है, डक्ट मतलब क्या होता है, नलिका होता है। तो जिधर से, जैसे कि आपका लेफ्ट लोब से यहाँ पे एक क्या लगी, डक्ट लगी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, या राइट हेपेटोडक्ट बोलते हैं, लेफ्ट हेपेटोडक्ट बोलते हैं। आगे देख रहे हैं कि ये दोनों पार्ट से आकर के यहाँ पे ये ज्वाइंट कर गई है, मतलब ये आकर के यहाँ पे क्या कर गई, ज्वाइंट कर गई है, कंबाइंड हो गई है, जिसको हमने नाम दिया है कॉमन हेपेटोडक्ट। क्या नाम दिया है, कॉमन हेपेटोडक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा लीवर जो होता है वो बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वेट होता है 1.5 kg होता है। और लीवर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि लीवर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट होते हैं इसके, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें एक डक्ट लगी हुई है, यानी नलिका लगी हुई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, और इसको राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। ये आगे चल करके ये इसमें क्या हो गई, कंबाइंड हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन हेपेटोडक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे आकर के ये वाली जो पार्ट में लगे हैं, ये हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर का भी रोल बता रहे हैं कि क्या होता है। ये गॉल ब्लैडर है, जिसको हम लोग पित्ताशय के नाम से जानते हैं। ये पित्ताशय के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर है, जो हम लोगों के लीवर से, लीवर का काम क्या होता है कि ये बाइल जूस को बनाता है, यानी पित्त रस को बनाता है। लीवर का काम है बाइल जूस को बनाने, यानी पित्त रस। और बाइल जूस जो बनता है इस ट्यूब के थ्रू आकर के लीवर में के थ्रू आता है, और यहाँ पे आकर के क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि लीवर का जो काम है वो बाइल जूस को बनाना। ये बाइल जूस को बनाता है
और ये क्या होता है कि ये डक्ट है, ये डक्ट के थ्रू आकर के कहाँ पे स्टोर होता है हमारा पित्त की थैली, जैसे आप लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गॉल ब्लेडर, ये गॉल ब्लेडर में आकर के स्टोर होता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो डक्ट है जो हमारे गॉल ब्लेडर से डक्ट लगी है, इसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और इसको कॉमन बाइल डक्ट बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन बाइल डक्ट बोल सकते हैं। ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट होगी और ये जो आपका किससे लगा है? गॉल ब्लेडर से लगा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। ये जो दोनों को कंबाइंड किया है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन हेपेटो डक्ट बोलते हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लें, इसको अगर कोई डाउट हो तो फिर से समझ लें कि लीवर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं। लीवर हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका वेट कितना वो होता है? 1.5 kg होता है। लीवर के दो पार्ट होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। इसमें डक्ट लगी होती है, डक्ट मतलब नलिका होता है, जो लीवर से क्या बनता है? बाइल जूस बनता है, यानी पित्त रस बनता है। इसको ये क्या करती है? डक्ट के थ्रू आता है, मतलब ये लाने का काम करता है, इसका पैसेज है, रास्ता है, जो ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गया और ये आपकी राइट हेपेटिक डक्ट होगी। ये दोनों को आगे आकर के एक ही में कंबाइंड हो रही है, ज्वाइंट हो रही है, जिसको हम लोग कॉमन हेपेटोडक्ट बोलते हैं। और ये आपकी जो गॉल ब्लेडर में बाइल को लेकर के आएगा और गॉल ब्लेडर में क्या होता है? स्टोर होता है, जिसको हम लोग सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। हाँ, लीवर की जो ओरिजिन वगैरह होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg होता है। और लीवर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे लीवर के रोल बता रहे हैं कि लीवर का काम क्या होता है। पहली चीजें हम ध्यान रखेंगे कि ये बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस यानी पित्त रस बनाता है। यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, ये बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस मतलब क्या होता है? पित्त रस होता है। ये बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस आकर के स्टोर कहाँ पे होगा? गॉल ब्लेडर में होगा। बाइल जूस का काम क्या होता है या बाइल जूस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? तो सबसे पहले चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे कि बाइल जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7.6 to 8.6 होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.6 से कितना होता है? 8.6 होता है। इसका क्या है? बाइल जूस का पीएच है। ये बाइल जूस का क्या है? पीएच है। ये बाइल जूस का पीएच है। यानी हम लोगों का ये देख रहे हैं कि आप लोग 7 से अधिक है, अगर 7 से अधिक है तो ये कैसा है? बेसिक नेचर का है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो बाइल जूस है वो अल्कलाइन है या एसिटिक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि अल्कलाइन होता है। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों की सलाइवा, यानी ये जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा बनता है, हम लोगों के माउथ का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 6.8 होता है, यानी ये एसिटिक होता है। हम लोगों के सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है वो मतलब 6.8 होता है। कैसा होता है? एसिटिक होता है। गैस्ट्रिक जूस का पूछता है कि हम लोगों के स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिससे HCl वगैरह बनते हैं और भी बाकी चीज़ें बनती है, हमने पिछले क्लास में बताया था। तो हमारे स्टमक का अगर पीएच वैल्यू अगर पूछेगा, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू, तो कितना होता है? 1.5 to 2.5 होता है। यानी स्टमक का भी जो गैस्ट्रिक जूस है, स्टमक पीएच वैल्यू कितना होता है? एसिटिक होता है। और माउथ का भी पीएच वैल्यू कितना होता है? एसिटिक होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो लीवर से बाइल जूस बनता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.6 to कितना? 8.6 होता है। बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है और बाइल जूस का काम क्या होता है? हमारे बाइल जूस में दो चीजें पाई जाती हैं, एक है बाइल साल्ट, बाइल साल्ट है, और दूसरा बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट है। हमारे बाइल जूस में यानी पित्त रस में दो चीजें पाई जाती है, एक बाइल साल्ट होता है और बाइल पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? वर्ड है, यानी ये कलर प्रदान करता है किसी चीज़ को। जैसे कि पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है? हरी होती है, तो वो उनको कलर देने का काम करता है, जिसको हम लोग एक पिगमेंट नाम देते हैं। तो हम लोगों के बाइल जूस यानी पित्त रस जो हम लोगों का होता है वो भी कलरफुल होता है। कैसा होता है? हम लोगों का पित्त जो होता है, पित्त थैली कभी कभी फटती है तो वहाँ से निकलता है, किस कलर का होता है? येलो कलर या ग्रीन कलर का होता है। दो तरह से होता है, ये आप लिख सकते हैं, येलोइस होता है और दूसरा कैसा होता है? ग्रीन कलर के होते हैं।
तो ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइल पिगमेंट जो है वो कलर प्रोवाइड करेगा, एक येलो कलर और दूसरा कैसा होगा, ग्रीन कलर के लिए। वो भी मैं बता दूं कि किसके किसके लिए होगा। येलो कलर जो होता है वो बिलिरुबिन के लिए होता है, बिलिरुबिन, और ये बाइलिबर्डिन होता है, बाइलिबर्डिन होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के बाइल जूस में दो चीज़ें पाई जाती है, एक बाइल साल्ट होता है और बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट कौन कौन सा है, बिलिरुबिन और बाइलिबर्डिन है। बिलिरुबिन जैसे आप लोग जानते हैं कि ये येलो कलर प्रोवाइड करता है। कभी कभी बिलिरुबिन का सेक्रेशन हमारे ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जिसकी वजह से हमारे आँख, नाखून, बॉडी पीला होने लगता है। जैसे जॉइंडिस वगैरह आप लोगों को आगे चल करके हम बताएंगे, तो जॉइंडिस में यही होता है कि हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का सेक्रेशन लीवर से इतना ज़्यादा होने लगता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी कैसे हो जाती है, पीली हो जाती है, जिसको हम लोग जॉइंडिस या पीलिया के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा है, येलो कलर जो प्रोवाइड करता है बिलिरुबिन करता है, और ये जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वो बाइलिबर्डिन करता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के बाइल जूस में क्या पाया जाता है, बाइल पिगमेंट होता है, और बाइल पिगमेंट कितना होता है, 2 होता है, और एक बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पाई जाती है हमारे बाइल जूस में, ध्यान रखेंगे। ये जो बाइल जूस है इसमें बाइल पिगमेंट है, बाइल साल्ट, और दूसरा बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट 2 बता ही दिए। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन एंड म्यूसिन, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। हमारे बाइल जूस का पीएच वैल्यू आप लोगों को बता चुके हैं कि बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.6 टू 8.6 होता है। इसका पीएच वैल्यू हो गया। बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है ध्यान रखेंगे, बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है और म्यूसिन होता है। जैसे कि हमको जानना 2 ही चीज़ों को यहाँ पे रोल है कि बाइल साल्ट का क्या काम है और बाइल पिगमेंट का। बाइल पिगमेंट आप लोग जान गए कि हमारे पित्तरस को यानी बाइल जूस को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, और बाइल साल्ट का जो काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी जो हम लोग जितनी ऑयली चीज़ें खाते हैं, फैट वगैरह खाते हैं, उनको तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल साल्ट करता है। एक खास बात और याद रखना है कि हम लोगों के लीवर से किसी भी प्रकार की एंजाइम नहीं बनती है। ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों के लीवर से कोई एंजाइम नहीं बनती है। जैसे हमने बताया था कि हम लोगों की सलाइवा में एंजाइम पाई जाती है, हाँ, गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम पाई जाती है, पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम पाई जाती है। वैसे यहाँ पे याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाइल जूस में बहुत सारी क्या बोलते हैं एंजाइम पाई जाती है, लेकिन इसमें एंजाइम नहीं पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, बाइल साल्ट पाया जाता है। और बाइल साल्ट का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफाई करना मतलब बड़े टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में क्या करना, कट करना, तोड़ने का काम करता है। इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि कभी कभी जब जॉइंडिस वगैरह हो जाता है, लीवर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर आपको कहता है कि आपको ऑयली चीज़ें नहीं खाना है, तेल वगैरह नहीं खाना, इस तरह की चीज़ें नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि हमारा लीवर डैमेज है, और लीवर डैमेज है तो हमारे पास बाइल जूस की मात्रा क्या होगी, कम होगी, उसका फॉर्मेशन कम होगा, जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फैट को डाइजेस्ट करने का यानी फैट को इमल्सिफाई करने में मेन किसका रोल है, बाइल साल्ट का रोल है। हाँ, आगे देखिए। अभी तो यहाँ तक आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमारे बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है। बाइल जूस में हमारा बाइल साल्ट है पहला, दूसरा बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट हमने 2 टाइप का बताया, बिलिरुबिन और बाइलिबर्डिन। बिलिरुबिन येलो कलर के लिए होता है और बाइलिबर्डिन ग्रीन कलर के होता है। बाइल साल्ट का मेन काम होता है फैट को तोड़ने का काम करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और म्यूसिन, इसका रोल आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आगे चीज़ें ध्यान रखेंगे कि लीवर का रोल क्या होता है। तो पहला इनका रोल जो है कि लीवर को हम लोग जानते हैं, इट इज़ कॉमनली नोन एज अ केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी। मतलब लीवर जो है वो बोला जाता है कि कॉमनली नोन एज अ केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी। एक और भी कि ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का मेन सेंटर है। लीवर जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का मेन सेंटर है। तो इनका कितना सारा काम होता है पहले ध्यान रखेंगे हम लोग। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस, ये इनका रोल बता रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस।
ये सब टर्म है जिसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये सब टर्म ऐसे हैं कि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही, जैसे कि यहाँ पे हमने बाइल साल्ट बताया, बाइल पिगमेंट बताया, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, म्यूसिन, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे हिंदी या इंग्लिश की समस्या होगी, वहाँ पे आपको कहना नहीं पड़ेगा, हम अपने आप बता देंगे। जैसे हमने बताया बाइल जूस, इसको पित्तरस बोलते हैं। लेकिन कुछ टर्म ऐसे हैं जो मतलब जैसे प्रोटीन लिखना हमको, तो प्रोटीन को ऐसे लिखें या प्रोटीन को ऐसे लिखें, दोनों का मतलब वही होता है। तो बस यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखना है कि जहाँ पे हिंदी होगी वो अवश्य आपको बताया जाएगी, कहने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि आपको कोलेस्ट्रॉल लिखना है तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे लिखे, चाहे वैसे, उसका मतलब वही होता है। लेसिथिन हो गया, म्यूसिन हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब टर्म से आपको पता हो रहा है कि ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन होता है और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे ध्यान रखें कि किसी चीज़ का जेनेसिस टर्म अगर लग रहा है तो जेनेसिस मतलब बनना, किसी चीज़ का निर्माण होता है, और लाइसिस मतलब टूटना होता है। तो ये दो टर्म होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्लाइको जीनोलाइसिस और ये जेनेसिस है। ठीक, आगे देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब बनना, ग्लाइकोजन का बनना। और यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस नहीं है, ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस है। लाइसिस मतलब टूटना, दोनों का मतलब आप समझे। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में कभी कभी एक्सेस क्वांटिटी में ग्लूकोज होता है। जैसे कि हम सुबह से बहुत सारा चावल खा ले, गुलाब जामुन वगैरह खा ले, मीठा ले ले, चाय ले ले, तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग दिन भर में पूरा हम लोगों के फूड कंपोनेंट में अगर देखा जाए मेजरली पार्ट जो होता है वो स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट का हम लोगों के फूड में ज़्यादातर पार्ट किसका पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट वगैरह का पाया जाता है। मेनली जो होता है उसी से बना होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे हमने सुबह से बहुत सारी चीज़ें मीठी वगैरह चीज़ें खा ली इस टाइप की, तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा लीवर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा हमारे ब्लड में तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर बीपी वगैरह बढ़ेंगे। उसको मेंटेन करने के लिए क्या काम करता है हमारा लीवर, इस ग्लूकोज को जो एक्सेस क्वांटिटी में है, मतलब हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा ग्लूकोज मिल गया आज या एक्सेस मात्रा में है तो उसको क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। यानी उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। एक बार फिर से समझ ले अगर ना समझ में आया हो तो ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन होता है, जेनेसिस मतलब बनना होता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सेस मात्रा में जो हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में हमारा लीवर क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज़ें ग्लाइकोजीनोलाइसिस, आपको पता होगा कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया हमारा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझने वाली चीज़ है कि हमारे बॉडी में जो फूड रिजर्व है, स्टोर है, जो रिजर्व है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है और ग्लाइकोजन सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो फिर इसको जैसे ज़रूरत होती है, जहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन में ज़रूरत होती है हमको, जैसे आज हम सुबह से फास्ट हैं या फिर बहुत कल का ही खाना नहीं खाए हैं, कहीं किसी काम से बिजी थे, कहीं खेलने चले गए, क्रिकेट वगैरह जो भी है, तो हमको सुबह से खाना नहीं मिला या 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, सुबह से फास्ट हैं, कल से ही फास्ट हैं, अभी तक खाना नहीं खाए हैं, तो जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो जो ग्लाइकोजन फॉर्म में हमारा फूड स्टोर होता है उसी को हमारा लीवर फिर से क्या करता है? ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजीनोलाइसिस कब होता है? एबनॉर्मल कंडीशन में होता है, जब हमारे अंदर ग्लूकोज की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, फास्ट रहते हैं, ब्रेथ है, खाना नहीं खाए हैं, तो जो हमारा फूड पहले से स्टोर था ग्लाइकोजन फॉर्म में, वही चीज़ें ग्लाइकोजन से टूटता है, किसमें? ग्लूकोज में टूटता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, रिजर्व रखा जाता है कि ताकि हमारी बॉडी बाद में उसको यूज कर सके। ऐसा नहीं कि आपके बाद एक ही बार पैसा आ गया तो सब एक ही बार खर्च कर दे, उसको बचा के रखते हैं कि अगले टाइम के लिए हमको
काम देगा किसी भी समस्या मुसीबत पे। वही सेम काम हम लोगों के लीवर का होता है। लीवर का बहुत सारा रोल होता है कि हमारे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह हो गया तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। फिर ज़रूरत पड़ेगी जैसे हमको ग्लूकोज की, वैसे फिर ग्लाइकोजन जो रिजर्व फूड है इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्लूकोज में। तो ये लाइसिस है, लाइसिस यानी ग्लाइकोजन टूटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे, और ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लाइकोजेनेसिस बनेगा। एक तीसरा टर्म यहां पे जो है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज, यहाँ देखिए ग्लाइकोजन लगा था, यहाँ पे ग्लूको लगा। जेनेसिस मतलब बनना होता है, लाइसिस मतलब टूटना। अब यहाँ पे थोड़ा से टर्म आपको समझना है कि ग्लूको मतलब ग्लूकोज और जेनेसिस मतलब बनना। यानी यहाँ पे ग्लाइकोजन बन रहा था और यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ये ग्लूकोज कब बनता है, ये कब बनता है, जब हमारी कंडीशन ये होती है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है। पता चला कि हम 2-3 दिन से ऐसा खाना खा रहे जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिल ही नहीं रहा है, या फिर हमारे अंदर कैसा हो गया कि आज ही हम कुछ खाएं उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा लीवर क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ से करता है, नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस। जैसे आपने प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन से ही उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। या फैट लिया आपने, प्रोटीन लिया है, फैट लिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हाँ ये प्रोटीन हो गया या फैट हो गया, ये चीज़ें। तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस है प्रोटीन और फैट, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम अगर कार्बोहाइड्रेट आज नहीं मिला है या फिर हमारे बॉडी में इसकी कमी हो गई, या ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हमारे खाने में ये नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब इसमें क्या होगा, प्रोटीन और फैट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। तो ये भी एक टर्म हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हमारे लीवर का 3 रोल होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यानी ये कहाँ से बनेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस से यानी प्रोटीन और फैट से बनेगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि आप लोगों को ये सब सारे टर्म ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि लीवर के और भी कुछ काम होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में प्रोटीन पाई जाती है। हमारे ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये चीज़ें। हमारे ब्लड में कितनी प्रोटीन पाई जाती है, 4 प्रोटीन पाई जाती है। एक फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो ब्लड की जितनी भी प्रोटीन है ये कहाँ से फॉर्म होती है, इसको बनाने का काम कौन करता है, ये फॉर्म बाय लीवर। ये सब हम लीवर का रोल बता रहे हैं। यानी हम लोगों के ब्लड में जो फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है और एल्ब्यूमिन, ये तीनों प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। इन ब्लड के प्रोटीन का काम भी अगर आप समझ लें तो फाइब्रिनोजेन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। प्रोथ्रोम्बिन का भी सेम रोल होता है, ये भी ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है और ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। एल्ब्यूमिन जो है वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में क्या करता है, ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। दूसरी चीज़ें, ये जो ग्लोब्यूलिन है ये लीवर से फॉर्म नहीं होती है, इसको बनाने का काम कौन करता है, WBC। WBC हमारे ब्लड की एक सेल होती है जो कैसी होती है, ये सेल हमारी कैसी होती है, प्रोटेक्टिव सेल होती है। जैसे क्या काम करती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, वायरल बैक्टीरियल से क्या करती है, फाइट करती है। हम लोगों के ब्लड में 3 सेल पाई जाती है, RBC पाई जाती है, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC का काम जो होता है वो ऑक्सीजन को
क्या करता है, कैरी करता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन वगैरह को या CO2 वगैरह को रिमूव करना या फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये RBC का रोल होता है। WBC का काम क्या होता है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस से फाइट करना, लड़ना, यानी एंटीबॉडी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि हमारे ब्लड में 4 प्रोटीन पाई जाती है। ये जो ग्लोब्यूलिन है ये एक टाइप की एंटीबॉडी है, ये एक टाइप की एंटीबॉडी है। इसका फॉर्मेशन कौन करता है, WBC करता है। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन किससे होता है, लीवर से होता है। लीवर और भी जैसे कि हेपेरिन का, हेपेरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। ये भी एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। हेपेरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि ये जो हिपेरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है जो ये भी क्या करता है, लीवर बनाने का काम करता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। और ये जो हमारी है ये क्लॉटिंग फैक्टर है। जैसे फाइब्रिनोजेन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। और ग्लोब्यूलिन जो होती है वो एंटीबॉडी होती है, ये फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम करती हैं। इसका फॉर्मेशन WBC से होता है और बाकी इन तीनों सेल का फॉर्मेशन लीवर से होता है। और लीवर से और भी क्या चीज़ बनता है ये भी ध्यान रखना है कि लीवर से हमारा क्या बनता है, हेपेरिन बनता है। सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के ब्लड में हिपेरिन पाया जाता है और हिपेरिन का काम होता है कि ब्लड को जमने से रोकता है। जैसे हम लोगों के ब्लड में हिपेरिन नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड अपने आप क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और ब्लड जब क्लॉट कर जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद ये तो आपका हेपेरिन का काम हो गया। हेपेरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है जो क्लॉट करने से क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। आगे ध्यान रखेंगे कि विटामिन ए का भी फॉर्मेशन करता है। विटामिन ए का, विटामिन ए का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है, जिसको प्रो विटामिन भी बोलते हैं। प्रो विटामिन भी के भी नाम से जानते हैं, प्रो विटामिन। उसके बाद जितनी फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, विटामिन ए, डी, ई और के, जैसा कि इसका नाम भी आप लोग जानते होंगे, रेटिनॉल, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और नैप्थोक्यूनोन्स। ये जितनी भी फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, ए, डी, ई, के, इनका सब का स्टोर कौन करता है, लीवर करता है। ये सारे विटामिन का स्टोर कौन करता है, लीवर करता है। प्लस विटामिन ए को बनाने का भी काम करता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रो विटामिन बोलते हैं। हिपेरिन को भी बनाने का काम करता है। हिपेरिन जो होता है वो हमारे ब्लड में ब्लड को क्लॉट करने से क्या करता है, रोकता है। ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। बाकी ब्लड में ये जो तीनों प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, इन तीनों को भी बनाने का काम कौन करता है, लीवर ही करता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियो के कंडीशन में, एम्ब्रियो की कंडीशन में अगर देखा जाए, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, यानी यूट्रस के अंदर, यूट्रस मतलब गर्भाशय होता है कि माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, या फिर हम लोग हिंदी में भ्रूण बोलते हैं, इसको भ्रूण बोलते हैं। ये जो एम्ब्रियो के केस में बताया जाए तो एम्ब्रियो के केस में फर्स्ट टाइम ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है, बाई लीवर, ब्लड फॉर्मेशन बाय लीवर। ये ब्लड का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, भ्रूण की कंडीशन में लीवर से होता है। लेकिन हम लोगों में एडल्ट कंडीशन में या आफ्टर बर्थ की बात हो रही है, हम लोगों में ब्लड का फॉर्मेशन यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जितनी भी सेल है सबका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। हम लोगों में ब्लड का फॉर्मेशन बड़े व्यक्तियों में कहाँ से होता है, बोन मैरो से बनता है। कहाँ से बनता है,
इसको मैं लिख रहा हूं बोन मैरो। ये बोन मैरो से, बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के अंदर पाया जाता है। तो हम लोगों में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो हड्डियों से, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो तीनों सेल बनती है वो कहाँ से बनता है? बोन मैरो। इसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो ये आपकी अस्थि मज्जा होगी, अस्थि मज्जा होगी। ये अस्थि मज्जा मतलब कि हड्डियों से ये बनता है क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल का फॉर्मेशन। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो हम बता रहे थे कि इम्ब्रियो के केस में, इम्ब्रियो मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है, यानी गर्भ में जो यूट्रस में जो बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा, बच्चे के अंदर फर्स्ट टाइम में सबसे स्टार्टिंग स्टेज में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? लीवर से होता है। ये बाय लीवर से होता है, यानी बच्चे के अंदर जो फर्स्ट टाइम ब्लड जो बनता है वो कहाँ से बनता है? लीवर से बनता है। बाकी हम लोगों की स्टेज में अगर देखा जाए तो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? बोन मैरो से हो रहा है। एक चीज़ और भी हमने बताया था कि ये चीज़ें ध्यान रखना आपको कि हमारे ब्लड में हिपेरिन पाया जाता है। जो हिपेरिन क्या है कि वो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड को जैसे हमारे बॉडी में क्लॉट होने से रोकता है। अगर ये कंडीशन ये है कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड क्लॉट हो जाए, अपने आप ही जम जाए, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और पेशेंट डेथ कर जाएगा। तो ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, इसको ध्यान रखेंगे कि एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। और ये जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो बताया है ये क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जैसे आपको चोट लग गई, कहीं पे कट हो गया, चोट लग गया, तो ये ब्लड को क्लॉट करेगा, रोकने का काम करेगा। अगर ये आपके अंदर नहीं रहेगा तो पता चला, वैसे तो हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोगों को कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को हम जो डिनोट करते हैं वो रोमन नंबर में डिलीट करते हैं। हाँ, रोमन नंबर में उसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो हम लोगों के ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, वो पूरे 13 होते हैं। जैसे इसमें से 2 देखिए, फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है। एनदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो सबका फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर ही करता है। यानी हमारे ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। उसको बनाने का सारा काम कौन करता है? लीवर करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और ये काम हमने बताया कि जैसे चोट वगैरह लग गई, कट वगैरह हो गया, तो ब्लड को बाहर जाने से रोकता है। अगर ये सब क्लॉटिंग फैक्टर की कमी आपके अंदर रहेगी तो ब्लड पूरा 24 आवर्स तक धीरे धीरे बहता बहता पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा और पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। जैसा कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि एंटी क्लॉटिंग फैक्टर 8 नंबर, ये 8वां फैक्टर है, ये 8वां फैक्टर है जिसका नाम है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर ए। एंटी, ये क्या होता है कि इसकी कमी से आप लोगों के ब्लड में अगर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 नंबर है, इसका एंटी क्लॉटिंग फैक्टर ये है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। इनका कंडीशन ये है कि अगर ये आपके अंदर नहीं रहेगा तो आपको हीमोफीलिया हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है वो फर्स्ट टाइम सबसे पहले रानी विक्टोरिया में देखा गया था। जिनको चोट लगने पे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हुई थी, उनका ब्लड पूरा बाहर निकल गया था, जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हीमोफीलिया एक बीमारी है जो जेनेटिकली बीमारी है, आनुवंशिकी है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहती है। ये सबसे पहले किस में देखा गया था? रानी विक्टोरिया में देखा गया था। फिर उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी ब्लड पूरा निकल गया था, उसके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हुई थी। तो पता किया गया कि उसके ब्लड में जो 8वां फैक्टर है वो फैक्टर नहीं था। उस फैक्टर का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। उस फैक्टर का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। ये 8वां फैक्टर का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ये अगर आपके अंदर कम हो जाएगा तो आप हीमोफीलिया के पेशेंट हो जाएंगे, आपके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ें है कि हमारा लीवर यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वनडे एग्जाम में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी ये यूपीपीसीएस वगैरह एग्जाम देते हैं या फिर एनटीपीसी वगैरह एग्जाम देते हैं, कोई भी रेलवे का एग्जाम देते हैं, एसएससी का देते हैं,
पुलिस वगैरह देते हैं, एसआई वगैरह देते हैं, तो सारे एग्जाम में ये सब काम देंगे। और इसमें जो लेवल है वो आपको बहुत बेसिक चीज़ें, जनरल साइंस पूछता है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें हमने बताया है केवल उसको याद रखिए, ये आपके लिए काफ़ी सफिशियंट है। ये ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं हो सकता। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना कि जितने भी वनडे एग्जाम है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा जो मैटर है ये आपके लिए ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं हो सकता है। सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें और इससे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लीवर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम आप लोगों को पैनक्रियाज के बारे में बताएंगे, अग्नाशय के बारे में। लेक्चर को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग लेक्चर को पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ सके, और न समझ में आए जहाँ पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, पूछें और उसका हम रिप्लाई देंगे। जो भी दिक्कत होगी, जैसे भी इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई टर्म में प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, किसी क्या बोलते हैं इसको, किसी टर्म में प्रॉब्लम हो, कोई स्पेशली टर्म है, हेपेटोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है, फाइब्रिनोजेन क्या है, बोन मैरो क्या है, कोई भी टर्म की अगर बात करते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।